नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई अहम मुद्दों पर इसमें मुहर लगी है। विद्युत टैरिफ आदेशों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भी कई और अहम मसले इस बैठक के दौरान सामने आए। कई मामलों पर मुहर लगी है, कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुई है। बिजली बिल के टैरिफ के मामले में आदेश को मंजूरी मिली है। विस्तार से भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। लेकिन बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों पर मंथन के बाद मुहर लगी है। धान की मिलिंग के संबंध में भी 4 स्लैब का निर्णय लिया गया, जो 50 से 200 रुपए क्विंटल तक दिए जाने वाले। इसमें 3 स्लैब 50 से 200 के बीच में है, उसका भी निर्णय लिया। यहां मैं यह भी कहना प्रासंगिक समझूंगा कि 2 निर्णय इसी चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने और दिए। एक, धान के उद्योग लगाने के लिए प्रदेश में पॉलिसी लाई जाए। दूसरा, इथेनॉल का मध्य प्रदेश के अंदर प्लांट बढ़ाने के लिए भी पॉलिसी शीघ्र जारी की जाएगी, धान और इथेनॉल की, जिससे प्रदेश में हमारी धान की मिलिंग की दिक्कत भी खत्म होगी और डीजल वाली दिक्कत भी खत्म होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमएसएमई विभाग को इसको लोगों को प्रेरित करने के लिए भी कहा है कि इस विभाग में अगर हम धान को, इथेनॉल को ले आते हैं तो मैं समझता हूं कि जल्दी होगा और इसमें अब एमएसएमई विभाग इन दोनों की पॉलिसी और लेके आएगा। आज एक जो अन्य निर्णय हुए, उन निर्णयों में जो हमारे शासकीय सेवकों के लिए विशेष पैकेज त्योहार अग्रिम योजना लागू की थी पूर्व में, जो कोरोना 1 कहलाता है, आज उसका भी अनुमोदन किया। काफी लोगों ने इसका लाभ उठाया। लगभग 300 करोड़ रुपया उस वक्त हमने शासकीय सेवकों को इसके द्वारा दिया था। 2000 रुपए से 4000 रुपए तक की भी जो नीचे थे उनको भी दिया गया था। इसी तरह से अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोविड-2 के दरमियान में जो हमारे हाट ठेला वाले, पथ विक्रेता, ठेले वाले, रेड़ी वाले, खोमचे वाले, इन सब लोगों के खाते में 1000 रुपया जो था, जो 6 लाख हमारे पथ विक्रेता थे उनके खाते में डाले थे, और उसके लिए आज 60 करोड़ रुपए की अनुमति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। गरीबों के लिए ये संजीवनी का काम हमारी इन तीनों योजनाओं के द्वारा आपत्ति और विपत्ति के समय में किया गया है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। क्या कुछ खास रहा ये आपने देखा। धान पर फोकस, एथेनॉल पर फोकस, और जो हाथ ठेले वाले थे उन्हें भी आर्थिक मदद दी जाएगी, ये तमाम बातें। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और नरोत्तम मिश्रा को भी हमने सुना, और क्या कुछ खास शरद? देखिए, बिल्कुल जो सरकार के प्रवक्ता हैं और गृह मंत्री भी हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने फैसलों के बारे में जानकारी दे ही दी है। इसके अलावा जो 2-3 और महत्वपूर्ण बातें रही कैबिनेट की बैठक के दौरान, उसमें ये तय किया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि वो अपने मंत्रियों के साथ में एक बार फिर से जो 1-to-1 चर्चा है वो शुरू करेंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो मुख्यमंत्री ने ये तय किया था कि वो अपने सभी मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे, और हर दूसरे या तीसरे दिन पे वो एक मंत्री के साथ में चाय पर चर्चा करते थे और उनकी विभागीय योजनाओं के बारे में बात करते थे। तो ये जो सिलसिला है 1-to-1 चर्चा का, वो दोबारा से शुरू होगा। एक और बात ये तय की गई है कि कल जो अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक हुई सीहोर में, उसमें जो 9 मंत्रिमंडल समूह बनाए हैं सरकार ने अलग अलग विषयों को लेकर, उन मंत्रिमंडल समूहों के लिए कहा गया है कि वो अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को जल्द से जल्द दें। उसकी म्याद भी तय कर दी गई और ये कहा गया है कि वो अपनी जो बैठकें हैं वो उस म्याद से पहले कर लें, ताकि जब सीएम के साथ में प्रेजेंटेशन हो तो उनकी तैयारी नजर आए। तो ये बात भी की गई है। ये भी बताया गया है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात है। मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने को लेकर किस तरीके से
जो व्यवस्थाएं की गई थी और जी। कैसे मध्य प्रदेश कोरोना से निपटा है, इन सारी बातों को लेकर उनसे चर्चा होगी। विद्युत नियामक आयोग की ओर से जो टैरिफ तय किए जाते हैं उन पर जो सब्सिडी का फैसला है वो पहले से भी हालांकि दी जाती थी, तो सब्सिडी लागू कंटिन्यू करने को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। बाकी फैसले नरोत्तम मिश्रा जैसा बता भी रहे थे कि मिलिंग को लेकर ये फैसला किया गया है, एथेनॉल के जो नए प्लांट हैं उनको लेकर फैसला किया गया है कि कोई योजना बनाई जाए, मुख्यमंत्री ने कहा है, ताकि जो परेशानी है धान के जो किसान, हालांकि बहुत ज़्यादा पैमाने पर धान मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ भी होता है तो उनको लेकर उनको सहूलियत मिले। एमएसएमई विभाग को उन्होंने कहा है कि वो इस पर काम करे। इस तरीके के और महत्वपूर्ण फैसले हैं। शहरी पथ विक्रेता योजना थी जिसमें 60 करोड़ रुपए का अनुमोदन हालांकि हुआ है, क्योंकि वो राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है। कैबिनेट में अनुमोदन जरूरी होता है वो है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर जो विशेष पैकेज है उसका भी आज अनुमोदन कैबिनेट की बैठक में किया गया है। जी। ये इथेनॉल वाला मामला वाकई देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ में जो पिछली सरकार थी वो रतनजोत से ईंधन बना रही थी, नई सरकार इथेनॉल से बना रही है, अब तक कामयाबी नहीं लग पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर को लेकर भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बात यह है कि कल सीएम शिवराज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। कोरोना को लेकर प्रदेश में अब तक क्या कुछ कोशिश की गई है इसकी जानकारी देंगे। वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा तीसरी लहर से निपटने की क्या कुछ तैयारियां हैं इसकी भी वो जानकारी दे सकते हैं। कोरोना और वैक्सीनेशन के साथ कई और अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा एक जो ऐलान सरकार ने किया है कि 1, 2, 3 जुलाई को वैक्सीनेशन के तौर पर एक बड़ा भव्य आयोजन के तौर पर इसे किया जाएगा वैक्सीनेशन को। ये तमाम बातें हैं। इन सब के बीच ये भी ध्यान रखें कि जब भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की या मन की बात की तो उन्होंने मध्य प्रदेश के कई अच्छी पहल का स्वागत किया। शरद हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। शरद, मुलाकातों के सिलसिले और जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाएं तो चर्चाएं स्वतः कई तरह की निकल कर आती हैं। इन सब के बीच क्या कुछ कल इस मुलाकात में शरद? देखिए, जिन चर्चाओं के बारे में आप इशारा कर रहे हैं या जो समझने वाले समझ पा रहे हैं, उनकी समझ पर संभवतः कल की जो कैबिनेट की बैठक हुई, महामंथन हुआ, एक तरीके का कह सकते हैं कि गेट टुगेदर मंत्रियों के साथ में हुआ है। शायद उनके बाद में सारी अटकलों पर विराम लग गया है और ये जो बैठक है, राजनीति को समझने वाले और जो खांटी नेता होते हैं उन्हें मालूम रहता है कि कौन सी बैठक कब करनी है और किस बैठक से पहले करनी है, कौन सा मैसेज कम देना है। तो राजनीतिक बात तो ये हो गई है। अब शायद अटकलें दिल्ली तक पहुंच ही ना पाए, लेकिन हाँ, मुलाकातें होती हैं बड़े नेताओं के बीच में तो फिर चर्चा का विषय तो होता ही है। केंद्रीय कैबिनेट के भी विस्तार की अटकलें बहुत वक्त से चल रही हैं। मध्य प्रदेश में का हिस्सा उसमें कितना होगा, कैसे होगा, ये भी नाम चल ही रहे हैं राजनीतिक तौर पर। तो संभव है इन बातों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जो अनौपचारिक हम राजनीतिक कयासों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो औपचारिक बात है वो ये है कि मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई, जो सरकार की तैयारी थी, उस पर क्या कुछ कैसे निपटा गया, इसके बारे में जानकारी देंगे। मौजूदा स्थिति कोरोना की क्या है मध्य प्रदेश में, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री देंगे। वैक्सीनेशन को लेकर जैसा आपने कहा, कल जो अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक हुई उसमें यह तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में एक महाअभियान वैक्सीनेशन का चलाया जाएगा और ये अभियान 1, 2, 3 जुलाई को चलेगा। तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारी है मध्य प्रदेश में, इन सारे मुद्दों पर संभव क्या है, ये तो तय है कि इन मुद्दों पर बातचीत होगी। राजनीतिक जो कयास हैं वो लगाने वाले लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, राजनीतिक कयास लगाए जा सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट का आपने जिक्र भी कर दिया। कई जगह इस बात का भी जिक्र आ रहा है कि अब रेल को रफ्तार देने के लिए कुछ नए चेहरे आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन कल की जो बैठक होगी उसमें एक जो मेन चीज है वो है 1, 2, 3 जून को जो महाअभियान वैक्सीनेशन को लेकर चलाया जाना है, ये एक सेंटर पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा तारीफ भी मिल सकती है मध्य प्रदेश के कई इनिशिएटिव को लेकर। इधर अयोध्या में जमीन खरीदी विवाद में राहुल गांधी के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने राम काल्पनिक है और राम सेतु नहीं है को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। उन्होंने राम और हिंदुत्व पर चर्चा के लिए राहुल गांधी के साथ साथ कमलनाथ को चुनौती दी। तो मंत्री अरविंद भदौरिया ने दिग्विजय के राम मंदिर पर किए ट्वीट पर प्रहार करते हुए कहा कि उम्र के साथ दिग्विजय की मति भ्रष्ट हो रही है।
राम सत्य हैं, ये सत्य है। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था जिनकी सरकार ने कि राम काल्पनिक है, राम सेतु था ही नहीं। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी जी को, आओ मेरे साथ बहस करो, मैं आपको बताऊंगा कि राम क्या थे, क्या हैं, क्या रहे, हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, मैं आपको बताऊंगा। और निवेदन करूंगा कमलनाथ जी को कि अगर ये बहस कभी हो तो आप भी आना। चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। ये आम समाज जो हिंदुस्तान का है, जो हिंदू है, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से इस देश में भगवान राम का मंदिर अयोध्या में भव्य स्थापित हो, क्योंकि राम हमारी आस्था है, हमारी पहचान है हिंदुस्तान की, आत्मा हिंदुस्तान की, चिंतन मंथन हिंदुस्तान का, दर्शन हिंदुस्तान के। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ये मस्करेबाजी के कारण इस प्रकार के बयान दे। दूसरा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आ गए, तो एक मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते भी इस प्रकार के डायलॉगबाजी कर रहे हैं। अभी उन्होंने 370 पर बयान दिया। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे तब भी दिग्विजय सिंह जी ने जो ओसामा बिन लादेन था उसको ओसामा जी करके संबोधित किया था। ये मानसिक दिवालियापन की पराकाष्ठा के दिग्विजय सिंह जी हैं। उम्र के साथ साथ मुझे लगता है कई प्रकार मतिभ्रष्ट हो जाती है। भगवान राम के मंदिर का इस प्रकार से मजाक उड़ाना ये हिंदू धर्म की आस्था का असम्मान है। तो दिग्विजय सिंह, आप भगवान राम के प्रति या मंदिर के प्रति इस देश की आस्था, इस देश की जनता ने जो निर्णय किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है उस पर विरोध में जो इस प्रकार के मजाक के बयान दे रहे हैं, ये निंदनीय है। इस प्रकार के बयान आपको नहीं देना चाहिए और हिंदू समाज से माफी मांग। इधर एमपी में कोरोना को लेकर हालात सामान्य हो रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज केवल 224 केस आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस 3610 बचे हैं। पूरे प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो 98.4% हो गया है। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना का फन कुचलने के लिए सरकार तैयार है। जैसा कल भी मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम कोरोना का फन कुचलने के लिए तत्पर हैं बिल्कुल, और इसलिए 70,000 से ऊपर रोज टेस्ट मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। कहीं से मिलने पर कोरोना की स्थिति को तत्काल उसे वहां कवर करेंगे और तीसरी लहर मध्य प्रदेश में ना आए इस बात की पूरी चिंता करेंगे। 15 जिले आज ऐसे आए हैं जहां कोई भी पेशेंट कोरोना का नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में बिजली का झटका लग सकता है क्योंकि सर्विस चार्ज 60 से 70% तक बढ़ाने की तैयारी है। नया बिजली कनेक्शन लेने, नाम परिवर्तन करने और बिजली का लोड बढ़ाने पर अब जेब ढीली करनी होगी। घरेलू, दुकान और उद्योग सभी जो वर्ग हैं उस पर इसका असर होगा। इसे लेकर एमपी नियामक आयोग ने सूचना जारी कर दी है। अब 6 जुलाई को नियामक आयोग इस पर सुनवाई करेगा। कोरोना संक्रमण काबू में आने के बाद पुलिस की छुट्टी पर लगी रोक को हटा लिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दे दी है। पीएचक्यू के फैसले से प्रदेश भर के 1 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों को राहत मिली है। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में साफ निर्देश है कि छुट्टी मिलने के बाद पुलिसकर्मी बिना काम के इधर उधर नहीं घूमेंगे क्योंकि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। तो अब पुलिस की छुट्टी पर जो रोक लगी थी वो हटा दी गई है। पीएचक्यू ने इस तरह की जानकारी सभी एसपी को भेज दी है। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पुलिस और छुट्टी, हालांकि इन दोनों का जो रिश्ता है बड़ा खराब सा है, बावजूद इसके खुशी की बात है अगर ये छुट्टी मिल पाए, दे दी जाए तो। जी बिल्कुल ललित, मार्च के महीने में पुलिस मुख्यालय ने कोरोना के हालात को देखते हुए जो पुलिसकर्मी थे, खास तौर से जो मैदान में जिनकी पोस्टिंग थी कि वो लगातार कोरोना ड्यूटी में तैनात थे,
उनकी ड्यूटी, उनकी जो छुट्टियां थी उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम किया था और उस संबंध में मार्च के महीने में आदेश भी जारी कर दिए गए थे और सभी एसपी को निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन जिस तरीके से कुछ दिनों पहले जो है वो मामले कम आने लगे और लगातार मामलों में गिरावट आती जा रही है, ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने फिर से एक आदेश जारी किया और जो प्रतिबंध छुट्टी पर लगाया था उस प्रतिबंध को हटाने का काम जो है यहाँ पर पुलिस मुख्यालय के द्वारा किया गया और निर्देश भी जो है वो जारी कर दिए गए। खास तौर से उन मैदानी पुलिसकर्मियों को इससे राहत मिलेगी जिन्हें करीब 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, उन्हें एक भी छुट्टी जो है वो नहीं मिली और उनके आवागमन पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा था। लेकिन अब इस आदेश के बाद सभी एसपी जो है वो अपने अपने जिलों के जो पुलिसकर्मी हैं, जिनमें खास तौर से हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रैंक के अधिकारी जो है कर्मचारी शामिल हैं, वो लगातार कोरोना ड्यूटी में तैनात थे, चाहे अस्पतालों में हो या कोविड सेंटरों में हो या फिर सड़क पर हो। उनकी ड्यूटी हर जगह लगी थी, लेकिन अब उनको राहत मिली है और अब जो है उनके सक्षम जो अधिकारी हैं वो उन्हें छुट्टी दे सकेंगे, यानी उनकी ईएल, सीएल और मेडिकल जैसी छुट्टी अब उन्हें आसानी से मिल सकेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ग्वालियर से मिल रही है बड़ी खबर। मासूम की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रिश्तेदार ने ही इस बच्चे का कत्ल किया था। क्यों किया था ये सुनकर आप और परेशान हो जाएंगे। सोने के लॉकेट के चक्कर में हत्या की गई और हत्या के बाद ये लॉकेट बेच दिया गया। हत्या के बाद शव को भी दफना दिया गया। मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने पड़ताल की और अब ये साफ हुआ कि रिश्तेदार ने ही इस मासूम का कत्ल किया था। आरोपी को गिरवाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना कर्फ्यू के बाद अनलॉक हुए शहरों में दुकानें खुल गई हैं। इसके मद्देनजर ये खबर आपको सावधान करने के लिए, कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकानों के सामान उतने नहीं बिक पाए जितने आमतौर पर बिकते थे। इसके चलते दुकानों में एक्सपायरी डेट के सामान भरे पड़े हैं। ऐसे में अगर आप कोई सामान ले रहे हैं तो उसका एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। जबलपुर के भरतीपुर में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक्सपायरी डेट का चॉकलेट खाने से 3 साल के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद कलेक्टर से शिकायत की गई। जिला प्रशासन की टीम ने पड़ताल शुरू की। अभी हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उनका कहना है कि उनके बच्चे इन्होंने अपने बच्चे को कैडबरी दिलाई थी, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और इन्होंने शायद बाद में देखा कि वो एक्सपायरी डेट की थी। तो इन्होंने हमें ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि संबंधित को भेजे जाएंगे और खबर इंदौर से। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण में अपने ही रिकॉर्ड को फिर इंदौर ने तोड़ दिया। इंदौर शहर ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टीकाकरण में देश में दूसरा नंबर हासिल किया इंदौर ने। एक दिन में सबसे ज्यादा टीके लगाए गए। एक दिन में सबसे ज्यादा जो वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड है वो पहले भी इंदौर का रहा है मध्य प्रदेश में, और अब फिर से इंदौर ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। देश में मुंबई के बाद इंदौर ने नया रिकॉर्ड बनाया। 78,803 पहले ये आंकड़ा, एक दिन में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 75,000 था और अब एक दिन में 78,803 लोगों ने टीका लगवाया। जिले में 28 लाख लोगों का टीकाकरण होना है। भिंड से सड़क हादसे की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लश्कर रोड में बाइक सवार पिता पुत्र रेत से भरे ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। रेत के नीचे पिता पुत्र दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को रेत से बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाइक सवार की गलती के चलते यह हादसा हुआ और हादसे की पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्वालियर में पेट्रोल खत्म होने के विवाद में कार मालिक के साथ मारपीट की गई। कार का सौदा होने के बाद ट्रायल के नाम पर आरोपियों ने कार का पेट्रोल खत्म कर दिया। इसके बाद कार के मालिक बलदेव भारद्वाज से सौदा करने आए भुवनेश भारद्वाज की जमकर बहस हुई। बहस के बाद देर रात भुवनेश अपने साथियों के साथ पहुंचा और बलदेव पर हमला कर दिया। कार मालिक बलदेव भारद्वाज को गंभीर हालत में जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला दर्ज कर पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। गुना में बीजेपी नेता नीरज निगम की ट्रैफिक नियमों को धज्जियां उड़ाने पर पुलिस ने चालान काटने की बात कही तो नेता पुलिस पर बरस गए। नीरज निगम की बाइक पर 3 लोग सवार थे। बीजेपी नेता की पुलिस के साथ बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। शहर के कुछ बड़े नेता भी यहां पहुंच गए जब जानकारी लगी। पुलिस का यह कहना है कि बीजेपी नेता के खिलाफ समन भेजकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और भी चल रही है, हमें और भी पकड़ना है। आपके सामने गाड़ी निकल गई थी सर, कहीं निकलेंगी।
सतना के ताला थाना इलाके में अज्ञात कारणों के चलते नव दंपत्ति ने फांसी लगा ली। सुबह दोनों का शव संदेहास्पद परिस्थितियों में एक ही रस्सी से पंखे पर लटका मिला है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। और अब आपको दिखाते हैं MP टॉप 20।